वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा और अब वो अहम आधा घंटा जहां पर हम आपको गाइड करते हैं आपके आर्थिक सपनों की ओर। और आज इस कड़ी में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बेहद खास मेहमान, क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के फाउंडर सीईओ कीर्तन शाह। कीर्तन, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मनी मंत्रा पर। और कीर्तन, सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक अहम मुद्दे पर मैं चाहती हूं कि आप दर्शकों को गाइड करें। मुद्दा ये है कि 31 मार्च 2022 से पहले होम लोन लेने के फायदे जो हमें बताने हैं दर्शकों को, उस पर हमारा फोकस होगा। ये बताएं हमें कि होम लोन की अदायगी में इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं, जो हमारा ईएमआई जाता है, उसकी अदायगी में हमें और अतिरिक्त जो छूट मिलती है 1.5 लाख की, वो किस तरह से मिलती है और उसका फायदा हमें कैसे उठा लेना चाहिए 31 मार्च से पहले। कविता जी, थैंक यू सो मच मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहले दर्शकों को समझने की ये ज़रूरत है कविता जी कि जब आप होम लोन लेते हो और आप ईएमआई पे करते हो, तो ईएमआई जब आप पे करते हो उसमें दो हिस्से होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल रीपेमेंट, जो आपने लोन लिया है वो आप वापस कर रहे हैं, और दूसरा हिस्सा होता है जिसपे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि आप घर खरीदे, क्योंकि हाउसिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो घर की बिक्री बढ़ाने के लिए या डिमांड कांस्टेंट रखने के लिए गवर्नमेंट आपको बहुत सारे एडवांटेजेस देती है अगर आप लोन लेंगे जिससे आप घर खरीदेंगे। अभी इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं कविता जी। सबसे पहले तो आप मान लीजिए पहला घर ले रहे या दूसरा घर ले रहे, राइट? जब आप ईएमआई पे करते हैं और उसमें से जो पैसा प्रिंसिपल रीपेमेंट की तरफ जा रहा है, उसमें 1.5 लाख तक आप एटीसी में डिडक्शन ले सकते हैं। तो एटीसी वही है जिसमें आप ईएलएसएस, पीपीएफ के थ्रू भी जो डिडक्शन ले पाते हो। वैसे ही अगर आपने लोन लिया हुआ है और उसका पैसा आप लौटा रहे हैं ईएमआई के थ्रू, प्रिंसिपल वाला जो पैसा लौटा रहे हैं वो 1.5 लाख तक आपको इसमें डिडक्शन मिल जाएगा। अब रही बात इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट में 2 चीज़ है कविता जी। तो इस सेक्शन को 24B कहते हैं। तो अगर आपने लोन लिया हुआ है उस घर के लिए जिस घर में आप रह रहे हैं, या वो घर वेकेंट है, इन दोनों सिचुएशंस में आप जितना ईएमआई में इंटरेस्ट का रीपेमेंट कर रहे हैं, वो 2 लाख रुपए तक आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। पर इसमें एक दूसरा हिस्सा है कि अगर आपने लोन लिया हुआ है किसी घर के लिए और वो घर आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो उसमें जितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो ईएमआई के थ्रू, वो पूरा आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब थोड़ी सी एक एडिशन जो पिछले 1-2 सालों से गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है एसओपी सॉप्स देने के लिए, वो ये है कि एक दूसरा सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, एटीईईए। एटीईईए में कविता जी ये होता है कि आप अगर पहला घर लेने की कोशिश कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर, तो आपको वो जो 1.5 लाख रुपए का प्रिंसिपल रीपेमेंट था उसका तो डिडक्शन मिलेगा ही। जो 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट रीपेमेंट, इंटरेस्ट पे आपको जो डिडक्शन मिलने वाला था 24B में, वो भी मिलेगा। इसके ऊपर गवर्नमेंट आपको और 1.5 लाख तक का डिडक्शंस देगी। तो अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में कहीं किसी बैंक से लोन लेते हैं और आपका पहला घर खरीद रहे हैं, तो आप 3 डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब आप प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें 1.5 लाख तक का आप डिडक्शन एटीसी के अंदर क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, 2 लाख रुपए तक आप 24B में क्लेम कर सकते हैं, और एडिशनल 1.5 लाख रुपए तक का आप क्लेम कर सकते हैं एटीईईए में कविता जी। चलिए, तो बहुत बढ़िया। यहाँ पर काफ़ी काम की बात, क्योंकि अब तक अगर आपने ये प्रोसेस नहीं किया है तो 31 मार्च तक का समय है आपके लिए। लेकिन अगर इससे जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और वीडियो के जरिए भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन इस बीच कीर्तन, शुरुआत करते हैं सवालों के सिलसिले के साथ। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि आजकल मनी मंत्रा पर वीडियो के जरिए लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि पहला वीडियो हम देखें जो कि दीपक कुमार जी ने भेजा है, और वीडियो के जरिए वो क्या सवाल पूछ रहे हैं, आइए देखते हैं। हेलो कविता जी, नमस्ते। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरी उम्र कुछ 32 साल होगी अभी, और हैदराबाद में नौकरी करता हूँ। काफ़ी समय से आपका शो देख रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, उस पर आइडियाज़ भी लिया है मैंने, और काफ़ी मेरे इंटरेस्ट बढ़े आपके शो को देखने के बाद, तो उसके लिए थैंक यू। एंड म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट करना था मुझे। मेरा गोल है 52 ईयर्स के एज पे रिटायर करना,
सो दैट्स माय गोल। एंड उसके लिए मैंने कुछ 6 म्यूचुअल फंड्स मैंने सेलेक्ट किया है। मुझे स्टार्ट करना है एसआईपी इनमें। तो मुझे कितना एसआईपी करना चाहिए इनमें सो दैट मैं आई कैन रिटायर विद अ कॉर्पस ऑफ 10 करोड़। 10 करोड़ मेरा टारगेट है। और उसके लिए मुझे हर इन फंड में कितना करना चाहिए? अगर कुछ फंड चेंज करना है तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। मैंने फ़ंड सिलेक्ट किया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, मेरा एसेट का ब्लू चिप इमर्जिंग फंड, तीसरा सिलेक्ट किया है एक्सिस मिड कैप फंड, चौथा एक्सिस स्मॉल कैप फंड, पांचवा किया है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड और छठवां किया है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ये 6 किया है मैंने। तो मुझे लगा कि पराग पारिक से मुझे थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाएगा, 30% का है वहाँ पे। उसके अलावा भी मुझे एक और फंड पसंद था मेरा एसेट का फैंग प्लस ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स। तो ये ज़रूरी है क्या? तो आप थोड़ा अगर मुझे गाइड कर सकें इस पे। मेरा गोल एज़ मैंने बताया 10 करोड़ का है 20 ईयर्स में। दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल हमें भेजा और काफ़ी विस्तार से आपने अपनी सवाल की बारीकियां भी पेश की हैं, जो कि मेरे ख्याल से कीर्तन के काफ़ी काम आएंगी। लेकिन कीर्तन, मैं इनके फंड्स पर जाऊं उससे पहले जो अर्ली रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, मैं भी सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। इसके पीछे की प्लानिंग भी उतनी ही मेहनत वाली होती है, जो कि हमें विस्तार से समझानी होगी दीपक को और उन तमाम दर्शकों को जो कि अर्ली रिटायरमेंट का ख्याल जहन में लेकर बैठे हैं या ये सपना बुन रहे हैं। दीपक की प्लानिंग कितनी अच्छी है अर्ली रिटायरमेंट को लेकर वो तो आप बताएंगे, लेकिन अमूमन कीर्तन, अगर मुझे अर्ली रिटायरमेंट का कोई गोल तय करना है तो उसकी बुनियादी बातें क्या हैं जो मुझे ख्याल में रख लेनी चाहिए? कविता जी, सबसे पहले तो अगर अर्ली रिटायरमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि लोग टिपिकली अपना इन्फ्लेशन की वजह से जो लाइफस्टाइल इंक्रीज होने वाली है, राइट, या क्योंकि वो जॉब्स में बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट होती है, इस चीज़ को अकाउंट में नहीं लेते जब रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते। तो अगर एक एग्जांपल दूं मैं, मान लीजिए आज अगर दीपक जी की महीने की एक्सपेंस 50,000 रुपए है, तो आज दीपक जी अगर 32 साल के हैं और 52 ईयर्स पे रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप 52nd ईयर पे जब आप रिटायर होंगे तब आपको 50,000 हर महीना नहीं चाहिए, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो आज का जो आपका 50,000 है वो इन्फ्लेशन की वजह से 30 सालों में काफ़ी बढ़ गया होगा, प्लस क्योंकि आपने तरक्की की है अपनी लाइफ में, एक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी ऐड हो जाता है आपके खर्चे में। तो सबसे पहले दीपक जी आपको ये समझना है, और बहुत सारे इंटरनेट पे कैलकुलेटर्स अवेलेबल है जो आपको ये कैलकुलेट करने में मदद करेंगे कि अगर आज आपका खर्चा 50,000 रुपया महीना है, तो अगर आप 30 साल बाद रिटायर होंगे तो वो खर्चा आज के मुकाबले कितना हो जाएगा। मान लीजिए वो आंसर आता है 2.5 लाख रुपए, मुझे नहीं पता, ये एक रैंडम नंबर है। मान लीजिए आंसर आता है 2.5 लाख रुपए। फिर दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है दीपक जी, कि अगर आज 2.5 लाख रुपए का आपको प्लानिंग करना है कि आपको 52nd ईयर से 2.5 लाख रुपए प्लस इन्फ्लेशन अगर हर साल मिले, तो आपको दूसरी चीज ये फिगर आउट करनी है कि ये पैसा आपको कितने समय तक चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितने लंबे समय तक का प्लान करें उतनी आपको बाद में कठिनाई कम होगी। तो मान लीजिए अगर एवरेज आपकी फैमिली में लिविंग 70 साल तक का है, तो आप 80 साल तक की प्लानिंग कीजिए। तो प्लानिंग कुछ इस तरीके से होती है कि अगर आप 52nd ईयर पे रिटायर हो रहे हैं और आपको 2.5 लाख रुपए हर महीना प्लस इन्फ्लेशन चाहिए, तो आप 52nd से 80 साल तक आपको हर महीना 2.5 लाख प्लस इन्फ्लेशन चाहिए। तो उसके लिए आपको वापस इंटरनेट पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं जो आपको ये बता देंगे कि 52nd ईयर पे जब आप रिटायर होना चाहते हैं तो आपके पास कितना कॉर्पस होना चाहिए, कि अगर उस कॉर्पस को आप रिटायरमेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से 2.5 लाख रुपए प्लस इन्फ्लेशन आपकी एज 52 से 80 तक मिल जाएगा। तो मान लीजिए मैं ये सोच रहा हूं कि आपने ये कैलकुलेशन किया हुआ है और 10 करोड़ का जो आप ये फिगर बता रहे हैं वो उसी कैलकुलेशन से निकला हुआ है। उसके बाद तीसरा स्टेप आपको ध्यान में ये रखना है दीपक जी, कि अगर आपको 52nd ईयर पे 10 करोड़ रुपए चाहिए तो हर महीना कितना सेव करेंगे 32 से 52nd ईयर तक कि आपके पास 10 करोड़ का कॉर्पस हो जाए, जो ये आपका भी क्वेश्चन था। तो उसका आंसर दीपक जी बड़ा सिंपल है। अगर आपको 52nd ईयर पे जो आज से 30 साल बाद है 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपको
महीने का 1,10,000 रुपए का एसआईपी करना पड़ेगा। ये इस अजम्पशन पे मैं कह रहा हूं कि आप इक्विटी से तकरीबन 12% रिटर्न सीएजीआर के रूप में अर्न कर पाएंगे। तो अगर आप हर महीना 1,10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और 12% रिटर्न तक बन जाता है इक्विटी में, तो आज से 52nd आप जब 52nd ईयर के हो जाओगे 30 साल बाद, आपके पास 10 करोड़ का कॉर्पस होगा, जिसे जब आप इन्वेस्ट करोगे तो हर महीना आप वो पैसा निकाल सकते हो, जिससे आप रिटायरमेंट आसानी से बिना किसी एक्टिव इनकम की डिपेंडेंसी से जी सकते हो। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर मुझे समझना है इनके फंड्स में अहम बदलाव। देखिए, इन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया है, कितनी समझ के हिसाब से बनाया है कीर्तन मैं नहीं जानती, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपोजर जो कि ये काफ़ी ले चुके हैं, उसके अलावा जो डाइवर्सिफिकेशन की अक्सर हम बात करते हैं, क्या इन्होंने इसका ख्याल रखा है? तो कविता जी, इसमें 2-3 चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो दीपक जी, आई थिंक आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि आपने जो फंड सिलेक्ट किए वो काफी अच्छे फंड्स हैं। पर देखिए, जब आप एक पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हो तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप ओवर डाइवर्सिफाई ना कर दें, राइट? ओवर डाइवर्सिफाई करने से आप शायद कंसंट्रेशन रिस्क अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा दोगे। तो देखिए, जब मैंने आपके जो जो 6-7 रिकमेंडेशंस आपने शॉर्टलिस्ट की है, उस पर थोड़ा सा गौर किया, तो मुझे 2-3 चीजें पता चली। सबसे पहले तो देखिए, आप एक ही एएमसी में 2-2, 3-3 स्कीम्स में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक सबसे पहले अवॉइड कीजिए। दूसरी चीज, जब जब आप ये पोर्टफोलियो को 7 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को एक साथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें स्टॉक्स में बहुत सारा ओवरलैप है। इसका मतलब 2-3 स्कीम्स ऐसी है जिनमें अंडरलाइंग स्टॉक्स ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट? तो अगर ये 2-3 चीजों का ध्यान रखकर मैं आपको कहूं, तो मेरे हिसाब से आपको इन 7 में से 4 फंड्स मैं आपको आपके सिलेक्ट किए हुए पोर्टफोलियो से ही बताता हूं और एक मेरा फंड बताता हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पीपीएफएस, फ्लेक्सी कैप में पैसा लगाना चाहिए, यूटीआई इंडेक्स में लगाना चाहिए, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में, एक्सिस मिड कैप में और निपॉन स्मॉल कैप में। इससे होगा ये कि आपका पोर्टफोलियो ना सिर्फ डोमेस्टिक पर इंटरनेशनल में भी थोड़ा सा एक एक्सपोजर ले लेगा। आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये तीनों में एक्सपोजर ले पाएंगे, और इस पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपके स्कीम्स में ओवरलैप काफी कम हो जाएगा। तो दीपक जी, मेरे हिसाब से ये 5 फंड्स में आपको निवेश करना चाहिए। चलिए दीपक, जितना हो सका हमने आपके सवाल को समझकर आपको सलाह देने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त भी कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एक बार फिर से अपना वीडियो बनाकर। एक और सवाल हमें वीडियो के जरिए पूछ रहे हैं राज। इन्होंने क्या सवाल भेजा है, देख लेते हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम राज है, मैं 33 साल का हूँ। मैंने अभी भी निवेश करना शुरू करा है। तो मैं अभी 3 मेरी SIP चल रही हैं, जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3000 का, SBI इंडेक्स फंड 2500 का, HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान 1000 रुपीज़ का। ये मेरी चल रही हैं अभी इसी मंथ से। उसके अलावा मैंने 3 और लिस्ट बनाई हैं। आपके चैनल को मैं इसी महीने से फॉलो करना शुरू करा था मैंने, पहले मुझे पता नहीं था इसके बारे में। तो वहाँ से मैंने 3 और SIP में शुरू करना चाहता हूँ। मैंने उन लिस्ट में निकाले हैं, वो हैं कैनरा रोबिको इमर्जिंग इक्विटी 3000 का मैं इसमें चाहता हूँ, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 3000 इसमें चाहता हूँ, और SBI फोकस्ड इक्विटी फंड इसमें 2500 रुपये। तो टोटल 15,000 का मैं मंथली SIP इसमें म्यूचुअल फंड में इधर चाहता हूँ। उसके अलावा PPF में अकाउंट खुलवाया था मैंने अभी लास्ट ईयर दिसंबर में, तो वहाँ पे मेरी 8 से 10,000 के आसपास SIP जा रही है, वो मंथली। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि एक ये क्या ठीक है, ये मेरी जो SIP है इसमें मेरे कहाँ कितना, या तो अमाउंट मेरे को कोई अलग फिक्स करना चाहिए इसमें डिफरेंट अमाउंट, या फिर मेरे को कुछ छोड़नी चाहिए, कुछ और ऐड करने चाहिए। मेरे गोल हैं लॉन्ग टर्म का वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो मेरे पास टाइम जो है 10 से 15 साल तो मिनिमम मैं चलूँगा ही चलूँगा, उसके ऊपर 20 भी जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म ही है। तो मेरे को लॉन्ग टर्म में
वेल्थ क्रिएशन में जो बहुत हेल्प करे, वो मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। राज, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। और आपके सवाल को मैं बारीकी से और देखूं उससे पहले मुबारकबाद और ढेरों शुभकामनाएं आपकी इन्वेस्टमेंट के इस सफ़र के लिए जो आपने शुरू किया है। आप नए निवेशक हैं, लेकिन देखिए काफ़ी समझदार निवेशक मुझे लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप निवेश क्यों कर रहे हैं, कितने समय के लिए कर रहे हैं। तो आपकी जो मंशा है ना, वो मुझे काफ़ी संजीदगी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और बहुत अच्छा किया आपने SIP की शुरुआत की है। डिसिप्लिन और अनुशासन जीवन में हर चीज के लिए जरूरी होता है, लेकिन निवेश में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये पहले नहीं जानते थे किस तरह से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, उसके बाद जब जाना तो कुछ और फंड्स भी शामिल किए हैं। लेकिन दो जो पैसिव फंड्स हैं कीर्तन, पहले उसकी बात करते हैं। SBI का निफ्टी इंडेक्स है और HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान है इनके पास। तो बाकी फंड्स पे मैं जाऊं उससे पहले जिस दौर में फिलहाल हम मौजूद हैं, 2021 में ना राज्य से बहुत सारे निवेशक बाजार में आए हैं और जिस तरह का मुनाफा उन्होंने देखा है, अब वो ये सब उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह का मुनाफा जो है बाजार में बनता रहे। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने पिछले साल कई सारे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में भी डाल लिए हैं। लेकिन अभी जो ये साल है, मेरे ख्याल से समझ में आएगा कि कौन सा फंड कितना बड़ा धुरंधर है या नंबर 1 है, कौन सा फंड अव्वल आएगा परफॉर्मेंस के लिहाज से। तो अब मैं चाहती हूं कि कुछ फिल्टर आउट करके हमें राज को समझाइश देनी चाहिए। एक्टिव और पैसिव, इन्होंने जो दो पैसिव फंड्स पोर्टफोलियो में जोड़े हैं, उसके पीछे का मकसद किसी के भी पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए शामिल करने का? तो कविता जी, सबसे पहले तो मैं ये चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है काफ़ी नए निवेशकों में कि इंडेक्स फंड में पैसा डाल दिया तो रिस्क इक्विटी से काफ़ी कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इंडेक्स फंड में पैसा इसीलिए डाल रहे हो कि आपको शायद एक्टिव फंड में जो रिस्क होते हैं, जहाँ पर फंड मैनेजर अपने कॉल लेते हैं, वो कॉल शायद गलत भी जा सकते हैं, वो एक डिसएडवांटेज यहाँ नहीं है। और दूसरा एडवांटेज है पैसिव इन्वेस्टिंग का कि इसमें एक्टिव इन्वेस्टिंग से कॉस्ट कम है। तो आप जब पैसिव इन्वेस्टिंग करते हो, आपको दो फायदे होते हैं। आपका कॉस्ट कम है एक्टिव से, और आप इंडेक्स को कॉस्ट से ही अंडर परफॉर्म करेंगे, उससे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं होगा। जबकि एक्टिव फंड में शायद आउट परफॉर्मेंस भी हो सकता है और अंडर परफॉर्मेंस भी हो सकता है। तो अगर ये दो चीजें आपको क्लियर है और यही इंटेंट है आपका पैसिव इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो पैसिव इन्वेस्टिंग आपके लिए है। तो जब भी पैसिव इन्वेस्टिंग करें, मुझे लगता है कि आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी चीज, जब मैं राज का पोर्टफोलियो देख रहा हूं कविता जी, देखिए वापस वही चीज मुझे यहां दिखने मिल रही है। अगर आप निफ्टी का इंडेक्स फंड देखें और सेंसेक्स का इंडेक्स फंड देखें, तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों फंड्स में ओवरलैप 70% है। देखिए, दो अलग अलग फंड्स में जिसमें ओवरलैप सेम स्टॉक्स में निवेश किया जाता है 70% तक, वो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन ऐड नहीं करता, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ऐड करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इन दोनों में से किसी एक फंड में निवेश कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा राज। ऑलराइट, इनका जो लक्ष्य है, इन्होंने सफाई से कहा है, बहुत ही क्लियरली कहा है कि 10 से 15 साल का है। आगे चलकर अगर इनका कोई निवेश बढ़ाने का प्लान बनता है कीर्तन, तो क्या इसी तरह के पोर्टफोलियो में और कोई फंड जोड़ना चाहिए या जो मौजूदा फंड्स हैं उन्हीं में ही निवेश बढ़ाएं? राज, मेरा आपसे ये एक सजेशन है। मुझे देखिए, आपका रिस्क प्रोफाइल नहीं पता है कि आप अग्रेसिव है, मॉडरेट है या कंजर्वेटिव है, पर मैं थोड़ा सा एक मैक्रो लेवल पे आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। देखिए, जितनी इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं आज और जितनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी SIPs 15,000 की हो जाएगी। प्लस आपने कहा आप 10,000 रुपये PPF में डाल रहे हो, यानी आप महीने का 25,000 निवेश कर रहे हो। देखिए, अगर आप महीने का 25,000 निवेश कर रहे हो और उसमें से 10,000 रुपये PPF में डाल रहे हो, तो आपका एसेट एलोकेशन फिक्स्ड इनकम में हो गया 40% और इक्विटी में हो गया 60%। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास 10 साल से ज्यादा का निवेश करने का लक्ष्य है और आप मॉडरेट इन्वेस्टर हो या थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, तो ये फिक्स्ड इनकम में निवेश थोड़ा सा ज्यादा है मेरे हिसाब से। तो अगर आप फिक्स्ड इनकम में 5,000 तक निवेश करें और बाकी का 20,000 इक्विटी में करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो ज्यादा बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज हो सकता है।
ये एक चीज आपके ओवरऑल एसेट एलोकेशन को लेकर। दूसरा, अगर मैं आपको पोर्टफोलियो लेवल पे सजेशन देना चाहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने आपको कहा कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों लेकर मतलब नहीं है, उनमें से कोई एक ले लीजिए। तो अगर आप एसबीआई का निफ्टी फंड ले लीजिए, मान लीजिए, आप पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी ले लीजिए, और आपका एक्सिस स्मॉल कैप ले लीजिए। मैंने आप ही के जो 6 फंड्स रिकमेंडेड थे उसी में से 4 फंड्स चुने हैं आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर एसबीआई निफ्टी फंड में 3,500, पीपीएफएस में 3,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 4,500 और एक्सिस स्मॉल कैप में 4,000 लगा दे। इसके अलावा अगर आप ऐड करना चाहिए मेरे सजेशन के हिसाब से 5,000 रुपए और, राइट, तो उसे आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी और एक्सिस स्मॉल कैप में लगा दीजिए और 5,000 रुपया पीपीएफ में रखिए। तो उससे मुझे लगता है कि आपका ओवरऑल 20% डेट में और 80% इक्विटी में एलोकेशन अच्छे से मेंटेन हो सकता है, क्योंकि आपके पास 10 से 20 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है राज। ऑलराइट राज, ऑल द बेस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। आगे एक और सवाल मैं लूं उससे पहले वक्त हो गया है आज का निवेश का गुरु मंत्र जानने का। और राइट कीर्तन, हर वक्त शो में हम एक गुरु मंत्र लेते हैं हमारे मेहमानों से, तो बताएं आज गाइडेंस के तौर पे आप कौन सा गुरु मंत्र बता रहे हैं जो निवेशकों को अपने निवेश पोर्टफोलियो में और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमेशा संभल कर समझ कर चलना है। कविता जी, मैं ये बहुत ऑफन ये जो चीज मैं बताना चाहता हूँ उसका यूज करता हूँ, वो है कि इन्वेस्टिंग में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सबसे बड़ा एनिमी है। अभी सॉरी, इसको का अच्छे से अगर आप हिंदी में बता पाए तो अच्छा होगा, पर इसका मतलब लार्जली ये है कि अगर आप पिछले 18 महीने या 2 साल में देखें, इन्वेस्टर्स को ये लगने लगा है कि वो कोई भी स्टॉक या कोई भी निवेश कर ले तो उसमें रिटर्न बनाना काफी आसान है। आई एम सॉरी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी जो नए निवेशक हैं जो पिछले 18 महीने में या दो साल में मार्केट में आए हैं, उनको ये समझना जरूरी है कि निवेश जब करें लंबे समय के लिए करें, उसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आज आपने पैसे डाले और आप अगर उसे रोज देखेंगे तो पैसे बढ़ने लगेंगे। मुझे ऐसा लगता है अगर आप इसे रोज देखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली आपके माइंड में वॉलिटिलिटी, कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे अपने निवेश में, निवेश को लंबे समय तक नहीं रख पाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप निवेश करें, लंबे समय तक के लिए निवेश करें, क्योंकि आज पैसा डाला कल डबल हो गया, ये चीजें इन्वेस्टमेंट्स में बहुत रेयर है। और अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है पिछले 18 महीने में या 2 सालों में, तो ये एक्सपीरियंस वन ऑफ है। इस एक्सपीरियंस को लेकर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी को कॉन्टेम्पलेट मत कीजिए या ये अज्यूम मत कीजिए कि ये जो पिछले 2 सालों में आपने देखा है वैसे ही मार्केट चलते और वैसे ही कंटिन्यू होता है। ऑलराइट, तो जिन भी निवेशकों ने मुनाफा देखा पिछले साल, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने गोल से पहले उस मुनाफे को बुक कर लें और अपनी निवेश की गाड़ी को बीच में ही रोक दें। देखिए, बहुत संयम और बहुत धीरज आपको रखना होगा अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में, इसीलिए इसको इन्वेस्टमेंट जर्नी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल जो कि वीडियो के जरिए हमारे दर्शक अमनदीप पूछना चाहते हैं, उनकी वीडियो पहले हम देख लेते हैं सवाल की। Hi, good evening. My question is, so I have shared my portfolio with you. I just want to check whether it's okay as per my requirement which I have shared with you over WhatsApp. I'm also investing in PPF. So the strategy which I generally follow is I invest in mutual funds, and when I see good returns, I redeem some amount and then I invest in direct equity. Just wanted to check whether this thing is okay or not for a long-term investment, and how much additional benefit it can generate, if any. Thank you.
अमनदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा और आपके पोर्टफोलियो में जो फंड है जो आपने हमें भेजे हैं, एक्सिस ब्लू चिप है, सीआर ब्लू चिप है, मिरो एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, निपॉन स्मॉल कैप है, यूटीआई, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, पीजीआईएम ग्लोबल इक्विटी है। पीपीएफ में आप निवेश करते हैं उसकी जानकारी आपने हमें दे दी है और इनका भी नज़रिया जो है लंबा ही है। देखिए 2030 में 50 लाख चाहिए और 2040 तक इनको 1 करोड़ रुपए चाहिए। कीर्तन, जो निवेश की राशि है फिलहाल वो 18,000 रुपए की है। मुझे बताएं, इनका जो पीपीएफ है वो उसमें तो खैर ये निवेश करते रहे हैं, उसको हम इस स्ट्रैटेजी में फिलहाल काउंट नहीं करते हैं। डायरेक्ट इक्विटी में भी इनका इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छी बात है। हम फंड के मद्देनजर आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जहां पर इतने फंड्स मुझे काफ़ी लगते हैं, लेकिन 18,000 की जो एसआईपी है, क्या उसमें कुछ बढ़ोतरी इनको करनी चाहिए आगे चलते हुए? अमरदीप जी, सबसे पहले तो आपकी 2 गोल्स पे बात करते हैं। आपने कहा 2030 तक आपको 50 लाख रुपए चाहिए। अब देखिए, अगर 2030 तक आपको 50 लाख रुपए अक्यूमुलेट करने हैं और अज्यूम करें कि आज आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है हाइपोथेटिकली, तो आपको महीने की 26,500 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर आप 26,500 रुपए की एसआईपी हर महीना करेंगे तो 2030 तक 50 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इक्विटी में हमें 12% रिटर्न तक मिल सकता है। वैसे ही जो आपका दूसरा गोल था कि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए 2040 तक, अमनदीप जी, उसके लिए आपको अलग से दूसरी 13,500 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। तो अगर जो आपके 2 गोल्स है 50 लाख 2030 तक और 1 करोड़ 2040 तक, तो आपको 26.5 और 13.5 तकरीबन 40,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी इन दोनों गोल्स को मीट करने के लिए। 2 अजम्पशंस हैं, मुझे नहीं पता आज आपके पास अगर कुछ पैसा इन्वेस्टेड है, सेव्ड किया हुआ है और इक्विटी 12% रिटर्न देगा ये। अब देखिए, मान लीजिए कि आप अगर पीपीएफ में भी जो आपने कहा निवेश करते हो 1.5 लाख रुपया हर साल, राइट? तो मैं अगर अज्यूम करूं कि पीपीएफ जो आप अगर 1.5 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट कर रहे हो और उस पे भी आपको 7% मिल रहा है, तो आपको मैच्योरिटी पे 15वें साल पे 37.5 लाख रुपीस तक मिल सकता है। तो देखिए, अगर इन तीनों चीजों को कंबाइन कर दे अगर हम, राइट, तो मान लीजिए 2030 में अगर आपका पीपीएफ मैच्योर होता है और आपको 37.5 लाख रुपीस वहां से मिलते हैं, तो आपकी जो 50 लाख का लक्ष्य है उसमें सिर्फ 12,500 रुपए, 12.5 लाख का डिफरेंस है। तो 12.5 लाख के लिए आपको सिर्फ 6,500 की एसआईपी करनी है और आपका जो 1 करोड़ का लक्ष्य है उसके लिए आपको 13,500 की एसआईपी करनी है। तो 13,500 1 करोड़ के लिए, 6.5 लाख जो आपका दूसरा 50 लाख का लक्ष्य है उसके लिए। तो आप अगर 20,000 की एसआईपी करेंगे तो आपके दोनों लक्ष्य फुलफिल हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास 1.5 लाख का पीपीएफ भी चल रहा है। आप ऑलरेडी 18,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो मोटा मोटा इस निवेश से आपका लक्ष्य पूरा हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जिन फंड्स दिए हैं उसमें से मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा और आपको 5 फंड्स बताना चाहूंगा जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छे से डाइवर्सिफाई हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप लार्ज कैप में एक्सिस ब्लू चिप ले लीजिए, लार्ज मिड में मेरा इमर्जिंग ले लीजिए, ग्लोबल में आप पीजीआईएम का ग्लोबल फंड ले लीजिए, स्मॉल कैप में निपॉन स्मॉल कैप ले लीजिए और मिड कैप में कोटक इमर्जिंग ले लीजिए। ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है जिसमें काफी कम ओवरलैप है मेरे हिसाब से, अमनदीप। तो ये पोर्टफोलियो अगर आप 18 से 20,000 रुपए की एसआईपी के लिए यूज करें तो आपके दोनों लक्ष्य अचीव हो सकते हैं। चलिए अमनदीप जी, आपको ये सलाह दी जा रही है, इसको फॉलो करें एंड ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। और कीर्तन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज शो पर आके तमाम दर्शकों को उनकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर गाइडेंस देने के लिए। लेकिन जाते जाते एक बार फिर बता दूं कि